दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। पिछले दिनों अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के कवरेज के दौरान मुलाकात पप्पू यादव से हुई। पप्पू यादव यानी कि वो नेता जिन्होंने राजनीति में नए नए कारनामे इतने किए हैं कि हर बार जब उनका नाम आता है तो कोई बड़ी बात होने जा रही है, इस बात से ही लोग उनको एसोसिएट करते हैं। कांग्रेस का महाअधिवेशन अहमदाबाद में, और एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ अहमदाबाद में कांग्रेस वालों ने बुला रखा था जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है, जिसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी के एक उम्मीदवार को हरा करके लोकसभा चुनाव जीतकर यहाँ संसद में एंट्री पाई। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अपने कार्यक्रम में बुला रही है तो इसका असर होगा और सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल वाले नाराज होंगे, ये तो बहुत आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जाहिर है कि इसका आकलन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने किया ही होगा, क्योंकि वहाँ मंच पर तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब मौजूद थे और तमाम सिपहसालार मौजूद थे, और सामने बड़े नेताओं के लिए कुर्सियां लगाई गई थी और उनमें से एक थे पप्पू यादव। तो आखिर ये जिसे कहते हैं चालू भाषा में पंगेबाजी की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या, या फिर ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्रायोजित है? कांग्रेस दरअसल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वो आरजेडी की पिछलगू नहीं है। अब ये पिछलगू नहीं है अगर, तो क्या है? क्या वो आरजेडी को चैलेंज करना चाहती है? आप केवल पप्पू यादव को बोलते हुए सुनिए जब मेरे साथ बातचीत में उनसे मैंने बड़ा सीधा प्रश्न ये पूछा कि अकेले दम क्या कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो उनका जवाब ये था। कॉम्बिनेशन जिसमें कि कांग्रेस गठबंधन नहीं भी कर सकती है तो भी चुनाव लड़ा जा सकता है बिहार में। गठबंधन होना, करना ना करना, ये राहुल जी पर निर्भर करता है, खड़गे जी पर और प्रभारी पर। इसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। लेकिन कांग्रेस वर्कर की पीड़ा हमेशा ह्यूमिलिएशन की रही है, अपमानित करने की रही है। आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीट में 35 सीट जो कभी आरजेडी ने जीती वो सीट दिया गया। कांग्रेस हमेशा ह्यूमिलिएट होते रही है। आज भी कांग्रेस 7 सीट पर लड़के 4 एमपी है हमको लगा के, और वो टोटल सीट पे लड़के 4 एमपी है। आज भी स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ऊपर है, तो बड़ा भाई किसको लाना चाहिए? तो आप लोग सफोकेटेड फील कर रहे हैं? आपको लगता है कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में सफोकेशन फील करती है? मैं नहीं फील करता, लेकिन वर्कर को कहीं न कहीं ह्यूमिलिएशन होता है, तब तो पीड़ा दर्द पूनम जी का दिखा। सफोकेशन नहीं है, ह्यूमिलिएशन जरूर है। ह्यूमिलिएशन भी होता है, और जब ह्यूमिलिएशन होगा तो निश्चित रूप से आगे कितना विश्वास करके चला जा सकता है ये तो नेतृत्व तय करे। पप्पू यादव जाहिर है कि अपने दम पर सारी बातें कह रहे हों, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई इशारा कर रहा है। उसी इशारा करने वाले ने उन्हें अहमदाबाद भी बुलाया है, क्योंकि एक नॉन मेंबर को तो नहीं बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा मैं एसोसिएट मेंबर हूं, इसीलिए मैं आ सकता हूं। उन्होंने खुद को माना कि वो कांग्रेस के ही दम पर चुनाव जीते हैं, उनकी बातों से साफ जाहिर है। तो ऐसे में जबकि आरजेडी की नाराज़गी पप्पू यादव से जाहिर है, कांग्रेस को पप्पू यादव प्रिय हैं और बढ़ चढ़ कर वो जो बयान दे रहे हैं क्या उनसे दिलवाया जा रहा है? इस सवाल को अभी तक उस तरह से समझने की कोशिश कर रहे लोगों को दूसरा नज़ारा कन्हैया कुमार के रूप में दिखाई पड़ता है। कन्हैया कुमार जिनसे नाराज़ होकर के कांग्रेस वाले चाहते थे कि कन्हैया कुमार आगे आएँ और वो चुनाव लड़ें और सब कुछ बिहार से हो उनका, लेकिन नहीं लड़ पाए ना। चुनाव तो वो दिल्ली से लड़े 2024 का, लेकिन 2019 में जब वो चुनाव लड़ने गए थे तो उस वक्त जानबूझकर एक उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से बेगूसराय में उतारा गया था
और उस उम्मीदवार ने जितने वोट काटे थे बड़े आसानी से गिरिराज सिंह जीते थे और कन्हैया कुमार मुंह की कायक थे। लोगों ने इस बात को कंक्लूड किया था कि कोई है जो कन्हैया कुमार को नहीं चाहता है बिहार की राजनीति में, और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उन्हें कभी भी हरी झंडी नहीं दी जाएगी, बावजूद इसके कि कांग्रेस पैरवी करे। लेकिन उन्हें भी एक यात्रा के साथ उतारा गया। सब ने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने उस यात्रा में शिरकत की और वो साथ साथ चलने लगे। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण ये है कि अब नई खबर सामने आ रही है कि एक ऐसी टीम गठित हो रही है बिहार में, कांग्रेसियों की टीम, जो कि चुनाव को ओवरसी करेगी और उस टीम के पास मैंडेट है कि अपना वजूद बढ़ाना है। अपने वजूद को बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रयास आप कर सकते हैं करिए। उस टीम के पहले चेहरे के तौर पर पिछले दिनों सचिन पायलट उतरे, और सचिन पायलट बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, युवा नेता हैं और उनकी अपनी एक पकड़ है। पटना गए और कन्हैया कुमार की जो यात्रा समाप्ति हो रही थी उस दौरान मौजूद रहे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे ये प्रश्न किया गया कि अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में आप क्या समझते हैं, कौन है, कुछ इसी आशय का सवाल, और बहुत स्वाभाविक तरीके से लोग आरजेडी वाले उम्मीद करते थे कि वो कहेंगे कि जो बड़ा दल है जाहिर है उससे बातचीत होगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था। लेकिन यहाँ जवाब तो कुछ और ही आ गया कि चुनाव बाद तय करेंगे, चुनाव बाद तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ये तीसरा झटका। आखिरकार ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें कैसी बातें हैं? सुनिए क्या कहा सचिन पायलट ने। मैंने आपको पहले कहा जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। अगर इस तरह से गठबंधन के बारे में कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों सहयोगियों के बीच कहीं ना कहीं कोई बारीक सी दरार तो आ ही गई है। वो बारीक सी दरार जो इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। पहले क्या था, कांग्रेस आरजेडी ये दोनों भले ही एक गठबंधन में हुआ करते थे, लेकिन आरजेडी नेता और कांग्रेस उसके पीछे पीछे चलने वाली पार्टी। और हालात तो ये भी थे कि लालू यादव बिना पूछे कहीं कोई भी उम्मीदवार डिक्लेयर कर देते थे और कांग्रेस को मानना पड़ता था। लेकिन वो दौर बदल गया। वो दौर इस तरह से बदला कि अब देखिए कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी या साथ लड़ेगी, इस प्रश्न पर विपक्ष जो विरोधी हैं कांग्रेस के, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है साथ लड़ेंगे। चिराग पासवान ने क्या कहा, जरा इसे सुनिए। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। जाहिर है जब आपस में मित्र लड़ेंगे तो विरोधियों को बोलने का अवसर तो मिलेगा ही, क्योंकि इस तरह की स्थिति कम से कम अभी एनडीए में नहीं दिखाई पड़ रही है। सिर्फ टोवल जो है वो पर्दे के पीछे है। ऐसा नहीं है कि एनडीए वालों के बीच में ये तनातनी नहीं है। नीतीश कुमार सीएम पद के चेहरे हैं कि नहीं हैं, इस पर गोलमोल ही बातें चल रही हैं। फिर से अमित शाह ने कह दिया है, और गृह मंत्री की बातें कितनी वजनदार होती हैं सबों को पता है कि हम लोग नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान के भी लड़ा गया था और एक नाथ शिंदे के भी नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, अलग अलग हो गए थे।
तो वहाँ भी दुविधा है, लेकिन ये जो दुविधा नहीं थी वहाँ जो क्रिएट हो गई है दुविधा, ये ज़्यादा ध्यान खींच रही है। सब लोग मान कर चल रहे थे कि दरअसल कन्हैया कुमार और ये सचिन पायलट का बयान और ये पप्पू यादव ये एपिसोड्स तो होंगे ही नहीं, पहले जैसा सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन नए प्रभारी का अपॉइंटमेंट हुआ, कृष्णा लवेरू, जो कि कहे जाते हैं राहुल के करीबी हैं, और राहुल गांधी 2-3 दफ़े यात्रा कर चुके बिहार की, और अपने दम पर खड़ा होना है इस बात को सुनिश्चित करते चले गए। बिहार में कांग्रेस अगर अपने दम पर खड़ी नहीं होगी तो कहाँ होगी? सन 89 के पहले कांग्रेस का एक छत्र शासन कुछ वर्षों को बीच में अगर छोड़ दें तो आज़ादी के बाद तक रहा, और लालू यादव किसे हटा करके सत्ता में आए थे? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को तो हटा कर आए थे। तो जाहिर है कि वो खलिश कांग्रेसियों के भीतर होगी और वो अपना पांव पसारना चाहते हैं, यानी कि सावधान हो जाए अखिलेश यादव, क्योंकि अगर बिहार में ये प्रयोग चल रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी जाहिर है प्रयोग का दूसरा भाग चला ही जाएगा। और वो तेवर अभी हाल में हुए उपचुनाव में दिखाई पड़ गए, जब सभी उपचुनाव कांग्रेस ने कह दिया समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कम सीटें ऑफर की जा रही थी समाजवादी पार्टी के द्वारा कांग्रेस को। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए भी नतीजे बहुत माकूल नहीं आए, लेकिन एक दरार जो कांग्रेस और सपा के बीच दिखी वो तो स्पष्ट थी। चूँकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के ही एक नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी अपने शेर व शायरी और शायराना अंदाज में भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा हर मंच पर जिस तरह से कांग्रेस की पैरोकारी की है, मुस्लिम तबका ख़ास तौर पर उनकी तरफ जुड़ता चला जाता है, और ये नज़ारा दिखाई पड़ा था अहमदाबाद में भी, जहां अधिवेशन हो रहा था। बढ़िया भाषण और सब कुछ ऐसा कि भाई कांग्रेस ही आखिरकार वो है जो कि अक़लियतों की आवाज़ बन सकती है। किस अंदाज में बात करते हैं ज़रा उनको भी सुनिए। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है। और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता। और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन चार नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के, दक्षिण से लेकर के, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब
कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया कि जहां से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की, हिम्मत दिखाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो यह लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आप सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि यह सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि ये न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट के कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब यह कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इनकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं,
फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले, अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो देखिए, ये जो अंदाज है, इस अंदाज के साथ कांग्रेस चाहती है कि वो बिहार में उतरे। और ये एक अगली खबर के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को उतार करके जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे अपनी तरफ किया जाए। और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के साथ आरजेडी की जो 36 की आंकड़े वाली स्थिति बन रही है वो और ज़्यादा बदतर हो जाती है, अकेले लड़ने की बात आ जाती है, तो फिर ये जो पूरी टीम बनती जा रही है, आपने देखा कैसे कृष्णा लवेरू के नेतृत्व में कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, सचिन पायलट और पहुंच गए अब इमरान प्रतापगढ़ी। जाहिर है नेतृत्व कृष्णा लवेरू का इसीलिए क्योंकि वो प्रभारी हैं, उनसे बड़े नेता हैं सचिन पायलट, लेकिन वो प्रभारी हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये सारी जो टीम है दरअसल राहुल प्रियंका की टीम है, ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी की। और इस तरह के लोग अगर वहाँ भेजे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग भी चल रहा है। प्रियंका क्या बिहार में एक नया करामात करना चाहती हैं? कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से जाने तो प्रियंका दरअसल ये चाहती हैं कि उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट सेल का ज़िम्मा दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, कैसे चुनाव लड़ना है और जीतना है, इसमें वो चाहती हैं कि वो कार्य करें। और आपको पता ही है करीब 1 साल हो गए हैं प्रियंका गांधी को अभी तक महासचिव के तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो एकमात्र महासचिव हैं जिनके पास जिम्मेदारी है ही नहीं। और वो कोशिश क्या कि वो इलेक्शन की मैनेजमेंट वाली सेल की या संगठन जो भी पार्टी के भीतर बनता है उसकी हेड हो जाएं, ये कोशिश क्या उनकी है? सूत्र बताते हैं कि वो दरअसल इसी तरह का कार्य चाहती हैं। और अगर ऐसा वो चाहती हैं और सब कुछ एका हो जाता, हालांकि थोड़ी तनातनी की बात सामने आ रही है पर पता नहीं उसमें कितना दम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और वो इलेक्शंस देखने लग जाती हैं कांग्रेस पार्टी की, तो बिहार पहला राज्य होगा जहां पर इस तरह के प्रयोग को करने में वो सफल होंगी, पूरी कांग्रेस सफल होगी। तो तेजस्वी यादव के लिए तो मामला बड़ा ही अजीब हो जाता है कि अभी तक बड़ा सर्वमान्य नेता मानकर चला जा रहा था और इस बारे में तो कोई बहस होती ही नहीं थी। लेकिन अब तो अचानक ऐसा लग रहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव भले ही खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हों इस बयान के जरिए, लेकिन खुद को घोषित करने के बाद उनको मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और समस्या ये है कि लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो तय करेंगे सब मिल करके ना, चुनाव बाद तय करेंगे, अभी से कैसे घोषित कर दिया। अब जो चुनावी स्थिति है बिहार की, उसमें जो गैर भाजपा गैर एनडीए मत हैं वो अगर बट जाते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है, कांग्रेस अलग लड़ जाती है, तो निश्चित ही एनडीए के लिए ये एडवांटेज हो जाएगा। टक्कर तभी होगी जब कांग्रेस और आरजेडी और वामपंथ ये तीनों एक साथ मिलकर के एनडीए को मजबूत एक चैलेंज या चुनौती देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मान लीजिए कि महागठबंधन लड़ गए, तो ऐसे में तो जाहिर है कि फिर एनडीए वाले जो अपने आप को एक करके रखे हुए हैं उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। और इस बात को बहुत ही शिद्दत से कांग्रेस भी समझती है और आरजेडी, और इसलिए कांग्रेस जो है वो टेस्ट कर रही है आरजेडी को कि आखिर आरजेडी कितना ज़्यादा सह सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि गैर एनडीए मतों का विभाजन हो। नुकसान सबसे बड़ा आरजेडी को ही होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब नतीजा बड़ा स्पष्ट है। जिस अंदाज में पहले के चुनाव बिहार में महागठबंधन लड़ती आई है, कांग्रेस आरजेडी वाम दल, उसमें बड़ा स्पष्ट होता था कि आरजेडी एक लायन शेयर लेती थी सबसे ज़्यादा। लेकिन वो शेयर अब ऐसा है कि नहीं मिलने जा रहा है आरजेडी को। कांग्रेस एसर्ट करेगी और वो इस तरह से एसर्ट करेगी कि वो कहेगी कि आप बड़े भाई हो सकते हैं लेकिन हम छोटे भाई नहीं होने जा रहे हैं, हम बराबर की आपसे हिस्सेदारी चाहते हैं।
क्या आरजेडी को ये अकोमोडेट करना आसान होगा? बराबर की हिस्सेदारी कैसे वो दे सकते हैं? बड़ा सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास इतने उम्मीदवार हैं कि वो इतनी सीटों पर दावा ठोक दे? और दूसरी बात यह है कि इस बार वाम दल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनका स्ट्राइक रेट तो सबसे बेहतर रहा था, कम सीटें लेकर ज़्यादा सीटें जीत कर आए थे। उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं, लिहाजा वो भी मांगेंगे। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आरजेडी को सीट बंटवारे में बड़ी ही मशक्क़त होगी। वो जो पहले लालू यादव घोषणा कर दिया करते थे कि महागठबंधन की तरफ से फला उम्मीदवार होगा, वो लगता है कि इस बार नहीं हो पाएगा। और इन सब के बीच एक फैक्टर मुकेश साहनी का है। मलाह वोट जो केवट वोट होते हैं, कहा जाता उनके पास हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इस बार उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। सब कुछ मिला लें तो ऐसा लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से नहीं हैं। इस बार की जो चुनौतियां उनके लिए हैं वो कई एंगल से उनके सामने खड़ी हो जा रही हैं, और इन तमाम चुनौतियों के बाद अब ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है आरजेडी के लिए कि वो सबों को साथ लेकर चलने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। ये यकीनन कहा जा सकता है कि महागठबंधन में अगर कोई सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा पसंद और सबसे ज़्यादा स्वीकार्य चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव ही है। लेकिन उन्हें स्वीकारने की शर्तें हैं संभवतः कांग्रेस के पास या वाम दलों के पास, और इसीलिए उन्हें स्वीकार कर अभी से सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया जा रहा है। नहीं अगर घोषित किया जा रहा है तो वो शर्तें क्या है? क्या वो सीटों के टर्म्स में कांग्रेस अपनी शर्त बताएगी या फिर कांग्रेस कुछ और दिमाग में लेकर चल रही है? क्योंकि कांग्रेसी अहमदाबाद में कह रहे थे कि केजरीवाल की हार में कांग्रेस की जीत हुई है। हमने पूछा कैसे, तो कहने लगे कि अगर केजरीवाल दिल्ली जीत जाते तो फिर गुजरात में वो कांग्रेस के लिए समस्या बन जाते। दिल्ली हार गए तो गुजरात में उनकी पार्टी कमज़ोर पड़ गई, जिसने पिछली दफ़ा 13% वोट ले लिए थे और कांग्रेस को कई जगहों पर हरवा दिया था। अब ऐसी समस्या नहीं होगी, यानी कि कहीं आरजेडी की हार में कांग्रेस की कोई जीत तो नहीं छुपी हुई है, और वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। जैसा कि यहाँ दिल्ली में कहा जाता है कि हरा दिया गया है, अब कांग्रेस का दौर आएगा। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि तेजस्वी की स्थिति को अनटेनेबल कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल भरा बना रही हैं, और ये देखना होगा कि आरजेडी आखिर किस तरह से इस क्राइसिस को मीट करती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए इससे सुनहरा मौका शायद ही आए। वो एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे हैं जिनके प्रति लोगों में एक पॉजिटिविटी है, बावजूद इसके कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लेकिन अपनी अलग उन्होंने छवि गढ़ी है। और जंगल राज की जो बातें कही जाती हैं वो तेजस्वी पे कम चिपकती हैं। याद ही होगा आपको जब प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में बैठे थे और कह रहे थे कि अटैक लालू पर करिए, तेजस्वी पर मत कीजिए। यानी कि तेजस्वी का एक उदात्त चेहरा है, पर कहीं ना कहीं अपने ही काले घनियारे बादल लेकर के उस उदात्त चेहरे की आभा को थोड़ा मलिन करने पर लग गए हैं। उनकी अपनी राजनीतिक शर्तें हैं, वो शर्तें कितना मान पाते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव, कैसे सबको साथ लेकर के चल पाते हैं, नज़र इस पर ज़रूर रहेगी। आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि ये जो खींचतान है ये महागठबंधन की ताकत को कमज़ोर करेगी, या फिर महागठबंधन इससे और ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आएगी? अपने भावनाएं और अपने विचार हमारे साथ आप ज़रूर साझा करिए, और इस वक्त दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।